हाँ, सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। एंड अभी हम लोग ये बात करने वाले हैं राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद। सब लोग राउंड 2 का रिजल्ट चेक कर लीजिए। और जिनको सीट अलॉट हुआ है उनको 20,000 का पेमेंट करना है, और जो पहले से कर चुके हैं उनको कुछ नहीं करना है। और जिनको नया अलॉट हुआ है इनको क्या करना है कि आपको विलिंगनेस सबमिट कर देनी है, और सबमिट में आपको ज़्यादातर फ्लोट ही रखना होता है। और अगर किसी को पहले से मिला हुआ था और वो फ्रीज करना चाहता है तो उसके पास फ्रीज करने की भी सुविधा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट का मामला क्या है, डॉक्यूमेंट का मसला क्या है। ठीक है, डॉक्यूमेंट लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि आपका फोर्थ राउंड का रिजल्ट 28 को आएगा। फोर्थ राउंड का रिजल्ट 28 को आएगा, समझ रहे हो? और 29-30 में आपको पहुंचना है। एक दिन तो डीटी बनने में लग जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बंदा बहुत दूर से, बिहार वार से, झारखंड वारखंड से है, तो वो पता चलेगा कि उसको 15-16 घंटे आने में ही लग गए। तो एकेटी वालों ने इस बार प्रॉपर टाइम नहीं दिया है, शेड्यूल बड़ा हैक्टिक कर दिया है, और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आपको भुगतना होगा। तो खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसको थोड़ा सा सरल करते हैं पहले कुछ चीजें जान के कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमें नहीं करना है। पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास होने चाहिए। ठीक है, चाहे जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हो, आपको पहले उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है। आपको उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि कॉलेज वाले भी अपने वेबसाइट पे डालते थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। लेकिन कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो सब में लेके जाना ही जाना है। मैं आपको एक एक करके समझाते चलता हूं, और आपको भी एक एक करके समझते चलना है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे दिक्कत आपको होगा, है ना? ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, चलिए 1 मिनट का वक्त दीजिए। ठीक है, चलिए। सबसे पहला आपको सीट एकेटिव का सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। सबसे पहला चीज आपके पास जो होना चाहिए वो सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास सीट अलॉटमेंट नहीं, लेटर नहीं है, तो आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। एकेटिव वाले, फिर कॉलेज वाला तो आपको पहचानेगा ही नहीं, बोलेगा अरे यार तुमको हमारे यहाँ सीट अलॉट ही कहाँ हुआ है। तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। दूसरा चीज, कई बार ऐसा होता है कि हमको सीट मिलती है एफडब्ल्यू, और जब हम कॉलेज में जाते हैं ना तो कॉलेज वाले फीस मांगने लगते हैं मुंह फाड़ के पूरा पूरा। तो पूरा पूरा फीस कभी नहीं देना है आपको। अगर कोई कॉलेज आपको एफडब्ल्यू सीट मिला है और वो पूरा सीट आपसे मांग रहा है, तो उससे बोलना है कि भैया आप यूनिवर्सिटी से संपर्क करिए, और अगर वो लोग ना माने तो उनके बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, और आप यूनिवर्सिटी से संपर्क कर लीजिएगा। आप चाहें तो हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहली बात, अगर आपको एफडब्ल्यू सीट मिलती है और कॉलेज वाला पूरा फीस मांग रहा है मुंह फाड़ के, तो आप उसको दीजिएगा ही मत। बोलिएगा नहीं नहीं भैया हम ये नहीं देंगे, हमारी फीस इतनी है, हम बस इतना ही देंगे। दूसरा, आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट का होना चाहिए ओरिजिनल। अच्छा, इन सब का कम से कम 3-3 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, वरना आपको दिक्कत होगा। 3-3 4-4 फोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो लोग 12th वाले हैं उनका टीसी होना जरूरी है। टीसी आपको लेके ही जाना है। हाँ, अगर आपको टीसी अभी नहीं मिलता है तो वैसे टाइम उसका अंडरटेकिंग आता है, आप अंडरटेकिंग भर के उनसे कुछ टाइम मांग सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको टीसी देना ही पड़ेगा, तो आप अभी टीसी ले लीजिएगा। दूसरा, 12th का मार्कशीट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, अगर ये नहीं है तो 100% सीट कैंसिल होना है। 12th का मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल, ओरिजिनल, और इसका फोटोकॉपी आपके पास होना ही चाहिए। साथ ही अगर कोई अदर देन यूपी है या यूपी बोर्ड से नहीं है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी या माइग्रेशन उसके पास होना चाहिए, अगर कोई अदर देन यूपी बोर्ड का है तो। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको स्कूल से मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, ऑन स्पॉट अगर आपके पास नहीं होता है तो परेशान नहीं होना है, अंडरटेकिंग लग जाता है। लेकिन अगर आप अभी लेकिन अंडरटेकिंग लग जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ता है, तो भी एक आध महीने का टाइम वो लोग देते हैं और उसमें ले जाके आपको देना पड़ता है। फाइनली देना तो आपको पड़ेगा ही। तो आपको क्या करना है, स्कूल में से सीसी निकलवानी है और टीसी निकलवानी है, ले जाके नहीं दे देना है। आधार कार्ड, आधार कार्ड मॉनेडेटरी है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं है तो फिर कोई ना कोई आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरा, पैन कार्ड। अच्छा, पैन कार्ड सब नहीं मांगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैन कार्ड ए ऑप्शनल है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये इसके लिए परेशान मत हो जाना,
अगर मैं जेएसएस की बात करूं तो तुम जेएसएस देखो, जेएसएस नोएडा की वेबसाइट पे जाओ, ये जेएसएस नोएडा की वेबसाइट पे जाओ, अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग अपना मांगेंगे, डिमांड करेंगे। देखो ये है जेएसएस नोएडा की, उसमें जाओ, जेएसएस नोएडा वाले ना पैन कार्ड स्टूडेंट का भी मांग रहे हैं, पैन कार्ड पेरेंट्स का भी मांग रहे हैं, है ना। हमारे उम्र में तो हमारा पैन कार्ड ही नहीं बना था, लेकिन ये मेरे हिसाब से कोई मॉनिटरी नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो चल जाएगा। अब अगर तुम यही एबीएस की वेबसाइट पे जाओ, एबीएस गाजियाबाद, एबीएस गाजियाबाद की वेबसाइट पे जाओ, इन लोग का भी अपना अलग हिसाब किताब होगा, ठीक है। ये सब अपना हिसाब किताब पूरा फुल्ली बनाए रखते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे डाल रखा होगा कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। तो इसमें कोई इन्होंने पैन कार्ड वैन कार्ड नहीं मांगा है, ठीक है, पैन कार्ड वैन कार्ड नहीं मांगा है, और काइट वाले ने भी नहीं मांगा है। अच्छा एक बात और है, क्या हम फिजिकल रिपोर्टिंग पहले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, मैं समझाता हूं तुमको, ये जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, ये जो प्राइवेट कॉलेज वाले हो ये जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, इनका क्या हिसाब किताब रहता है, ठीक है, पहले ये समझो। प्राइवेट कॉलेज वाले ये कहते हैं कि अगर आपको एडमिशन मिल गया है, आपको एडमिशन मिल गया है, ठीक है, आपको एडमिशन मिल गया तो आप एक काम करिए, फ्रीज कर दीजिए और हमारे कॉलेज में आ जाइए। इनका ये कहना रहता है कि आपको अगर अभी किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, मान लो काइट में मिल गया है, तो काइट वाले कहते हैं कि आप एक काम करिए कि आप हमारे रिपोर्टिंग के बारे में, ये लोग बोलते हैं कि आप एक काम करिए कि आप हमारे यहाँ आ जाइए। इन्होंने क्या लिखा है, to avoid large rush on the last date, candidates who have freeze their seat may report physically to the institute with fees and required document before 29 also। मतलब 29 तारीख से पहले आप अभी जा सकते हैं अगर आपने इस कॉलेज में सीट फ्रीज कर लिया है तो। और साथ ही साथ ये लोग एक दिमाग लगाते हैं कि लिमिटेड सीट अवेलेबल इन कैंपस हॉस्टल। कैंपस हॉस्टल में क्या है, लिमिटेड सीट है, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। मतलब क्या है कि आप पहले आइए और पहले आपको हॉस्टल दे देंगे, इस तरीके से इन लोगों ने बोला पड़ा है। और इनके डॉक्यूमेंट का मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ए है, इन्होंने डॉक्यूमेंट का वो बोल दिया है कि आपको आधार कार्ड फलाना ढिमकाना ये सारा लेके जाना है। बात समझ में आ रहा है? अब समझो कहानी क्या है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप हमारे यहाँ आके ले लीजिए, और साथ ही साथ तो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो पहले आ जाएगा हम उसको कैंपस वाला हॉस्टल दे देंगे। तो इससे क्या होता है ना कि एक तरीके का लालच रहता है कि जो बच्चा है वो कैंपस वाले हॉस्टल में रहने के लिए क्या करे, पहले ही फ्रीज करके पहले ही चला जाए। और मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं कहता हूं बच्चों को कि तुम ऐसा करो, नहीं, पहले तुम लास्ट तक फ्लोट करके जाओ, जो बेस्ट कॉलेज मिले उसमें जाओ, हॉस्टल का मुंह मत रखो, जो बेस्ट कॉलेज मिले उसमें जाओ। जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि पहले आ जाइए हम पहले आपको हॉस्टल दे देंगे, नहीं। हॉस्टल किस बेसिस पे मिलता है, आपकी कितनी रैंक है, आपका कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के बेसिस पे मिलता है। अब प्राइवेट का रूल अलग है, इन लोग का रहता है कि भाई जल्दी जल्दी सीट भरो। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, पहले वो लोग एडमिशन लेंगे, फिर हॉस्टल का फॉर्म आएगा, फिर एडमिशन देंगे, तो हॉस्टल में अपना ऐसा हिसाब किताब रहता है, ठीक है। बात समझे कि नहीं? आर यू वेटिंग? समझ में आ गया? ठीक है। अब पैन कार्ड इज नॉट नेसेसरी, पैन कार्ड इज नॉट नेसेसरी, सिर्फ जेएसएस वालों ने मांगा है, बाकी कहीं नहीं मांगा है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट मॉनिडेटरी है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, समझो, और आपको सीट कैटेगरी से अलॉट हुई है, और अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं ले जाके उनको दोगे ना, तो आपकी सीट पक्का कैंसिल होना तय है, ठीक है। सबका 3-3 4-4 फोटोकॉपी ले लेना। और अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट का है, ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल का है, तो उसका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल का बाद का होना चाहिए, मतलब अभी वाला होना चाहिए। अगर आप ओल्ड लेके जा रहे हो तो आपका रिजेक्शन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो, पर होने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद सब कैटेगरी, अगर कोई सब कैटेगरी से, अच्छा जनरल वालों को ये सब नहीं लेके जाना है, ठीक है, जनरल वालों को ये सब नहीं लेके जाना है। अच्छा अदर स्टेट वाले बंदे को ये सब नहीं लेके जाना है, कैटेगरी कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको आधार कार्ड 12 टीसी चाहिए बस। अदर स्टेट वालों को इतने झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब सब कैटेगरी किनके लिए? सब कैटेगरी उनके लिए जो आर्म फोर्सेज हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो जिनको सब कैटेगरी का कोटा मिला था,
जिनको सब कैटेगरी का कोटा मिला था, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लेके जाना है, सबको नहीं लेके जाना है। लेकिन आपके पास इसका ओरिजिनल प्रति होना चाहिए और साथ ही साथ इसका फोटो कॉपी भी होना चाहिए। अगर ये दो चीज क्योंकि वो लोग ओरिजिनल से पहले चेक करेंगे, फिर फोटो कॉपी सबमिट कर लेंगे। मतलब एक एक डॉक्यूमेंट वहां वेरीफाई करेंगे। एक तुम्हारी फाइल बनेगी, सबका ओरिजिनल और सबका मतलब सबका ओरिजिनल और सबका फोटो कॉपी के 3 सेट बना के वहां लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। वहां लोग बैठे होते हैं, 4-5 पैनल पे लोग बैठे होते हैं जो एक एक चीज चेक करते हैं और पूरे गहनता से चेक करते हैं कि किसी का फर्जी एडमिशन ना हो जाए। क्योंकि आजकल लोग क्या कर सकते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे। अगर फोटो कॉपी सिर्फ मांगा जाए तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाके दे देंगे कि देखिए हम भी आ गए हैं कि नहीं। तो इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सब चीज ओरिजिनल लगेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्राइवेट वालों का नहीं पता, कभी कभी प्राइवेट वाले मान भी जाते हैं, पर गवर्नमेंट में तो सीट कैंसिल होना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद जिन लोगों को फी वेवर सीट मिला है या जो लोग ईडब्ल्यूएस के हैं, उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड आफ्टर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना ही चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना ही चाहिए। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आपका एफडब्ल्यू सीट कैंसिल हो जाएगा, 100% इस बात की गारंटी है। तीसरा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिनके पेरेंट्स यूपी के हैं और अगर आपने जो 12th अपना करा है अदर देन यूपी से करा है, लेकिन पेरेंट्स डोमिसाइल होने चाहिए। अगर आपने 12th अदर देन यूपी से करा है, अदर देन यूपी से करा है, अदर देन यूपी से करा है, तो फिर मामला आपका क्लियर हो जाएगा, आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों के पेरेंट्स भी यूपी से हैं, जिन्होंने 12th भी यूपी से करा है, जिनका सब कुछ यूपी में हुआ है, तो भाई साहब उनको कोई डोमिसाइल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आता है गैप सर्टिफिकेट। अच्छा, एंटी रैगिंग आप ऑनलाइन बना सकते हो, कैसे बनाओगे मैं आपको बताऊंगा। अब आता है गैप एफिडेविट। गैप एफिडेविट क्या है, क्या होता है भाई साहब? गैप एफिडेविट क्या होता है, अगर आपने 12th के बाद 1 साल तैयारी की या 1 साल ड्रॉप लिया या 1 साल का आपका गैप हो गया और उसके बाद आप बीटेक करने जा रहे हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। अब गैप सर्टिफिकेट आपका जो होता है वो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर नोटरी पे बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका 10 रुपए का नोटरी पे बनता है। अब ये कहाँ बनेगा, तो कुछ नहीं, आप कचहरी में चले जाइए, मैं आपको एक चीज भेज के दिखा देता हूँ, भेज के दिखा देता हूँ, 1 मिनट। मैं इसको दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल था और आई थिंक आपका इसके बाद ये सवाल क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, ये है आपका, ये 10 रुपए वाला दिख रहा है। अब एक बच्चे का बना हुआ है, उसमें मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 10 रुपए के नोटरी पे, बाकी तो वो कर ही देंगे। ठीक है, बाकी तो जब जब तुम जाओगे ना वहाँ पे कचहरी में, तो वो 10 रुपए के नोटरी पे आपको कचहरी में किसी भी वकील को पकड़ लेना, या जो नोटरी बनाते हैं उनको भी पकड़ लेना, वकील की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बोल देना कि एक हमको गैप एफिडेविट बनवाना है, 1 साल का गैप हो गया है, तो भाई साहब वो अपना लिख के दे देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, फलाना ढमकाना बोल देना कि मतलब अब यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है, ताकि मतलब इंस्टीट्यूट्स के नाम वगैरह भी हमें लिखने होते हैं, तो बस इतना छोड़ देना। या और मतलब ये 10 रुपए का नोटरी है, इस पे बाकी यहीं यहीं भरना रहता है और थोड़ा पीछे भरना रहता है, उसको आता है, वो जो तुम्हारा वकील होगा ना उसको आता है, तो तुम टेंशन मत लो। हाँ, बस इंस्टीट्यूट के नाम के लिए जगह छोड़ देना, बाद में तुम अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना, दैट्स इट, और बाकी सिग्नेचर मार के ले जाके दे देना, खत्म। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके लिए जो लोग बार बार पूछते हैं, ऐसा कुछ करना नहीं है, तुम्हें कचहरी में पहुंच जाना है और कचहरी में जाने के बाद से उनसे बस बोल देना है कि हमको हमारा 1 साल का गैप था, 2 साल का गैप था, आप हमारा गैप सर्टिफिकेट बनवा दीजिए और कॉलेज का नाम के लिए जगह छोड़वा देना, बाकी कॉलेज का नाम जो तुम्हें फाइनली मिले उसको ले जाके भर देना। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, समझ गए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट समझ में आ गया। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय सीएमओ, आपके यहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर या गवर्नमेंट, मतलब अब तो हर ब्लॉक में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना, तो वहां से जाके आप इसको बनवा सकते हो। बनवाने का फॉर्मेट हर वेबसाइट पे दिया हुआ है, AKTU के भी वेबसाइट पे दिया हुआ है, इन्होंने भी अपने वेबसाइट पे दिया होगा, इन्होंने भी अपने वेबसाइट पे दिया होगा।
ये देखो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, किसी के भी वेबसाइट से उठाओ मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। अगर तुम्हारा पहले से जोसा वोसा का भी है ना तो भी वो चल सकता है, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। इसमें क्या कर देना कि कैंडिडेट का नाम, काउंसलिंग का रोल नंबर, तो जेई का रोल नंबर डाल देना, अपनी कैटेगरी डाल देना, ठीक है। अब भाई A6 सब कैटेगरी वेटे सब डाल देना, स्टेट रैंक इन पोजीशन तो तुमको वो डाल देना है, जेई मेन का रैंक डाल देना है, मतलब जेई मेन का रैंक डाल देना है, और फादर्स नेम और ये सब भरवा देना है। एक भी चीज छोड़ना मत, हाइट, चेस्ट, फलाना ढमकाना, कलर का विजन, और बाकी तुम्हारी हिस्ट्री की, तुम्हें क्या कभी पाइल्स वाइल्स बीपी डायबिटीज कुछ तो था नहीं, ये सब भरवाने के बाद ये सब भरवा देना, और सब भरवाने के बाद से सिग्नेचर करवा देना, ठीक है। और यहाँ पे भी सिग्नेचर विग्नेचर करवा के इस मामले को खत्म कर देना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये तुम्हें बस भरवा देना है। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का, जो भी तुम्हारे मेडिकल ऑफिसर हैं उनको प्रॉपर स्टाम्प लगवा के और वो करवा देना है, मतलब उनका सिग्नेचर करवा देना है, और तुम्हारा सिग्नेचर होना ही चाहिए। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है बस, लेकिन कोई चीज़ छोड़ना मत। मुझे याद है एक बच्चे का, मैं IIT BHU में इसी साल अभी करवाया था एडमिशन, मैंने उसे बोला था कि भरवा देना अच्छे से और उसके बाद देना, उसने आई विजन में कुछ छोड़ दिया था, कोई टिक करना छोड़ दिया था, मतलब आई विजन में यहाँ पे कुछ उसने वो भरना छोड़ दिया था। खैर इसका फॉर्मेट अलग है, वो जोसा का फॉर्मेट था, और आईटी वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, मतलब सिर्फ एक चीज उसने छोड़ दी थी, और IIT BHU से मतलब उसका रिजेक्शन आ गया, मतलब वो वेरीफाई ही नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने बात किया, कॉल ऑल किए, परेशान हो गए हम लोग, क्योंकि भाई सीट IIT की थी, क्योंकि उनका स्पॉट भी नहीं होता है, और वो ऑलमोस्ट लास्ट राउंड था, हम लोग जल्दी जल्दी वो किए, और फिर फाइनली मतलब नया हम लोगों ने अपलोड करा और फिर फाइनली हो गया। तो वो कोई छोटी सी भी गलती आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, तो जब चीज़ें अपने हाथ में हैं तो हमें प्रॉब्लम खड़ी क्यों करवाना फालतू का। तुम बताओ, जब चीज़ें हमारे हाथ में है तो हम फालतू का क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्लड ग्रुप भी मांगता है, तो तुम्हें ब्लड ग्रुप भी टेस्ट करा लेना है, वैसे तो ये पता नहीं किस लिए क्या है, लेकिन करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स का फोटोग्राफ जब तुम जाना तो फोटोग्राफ याद करके रख लेना, फोटोग्राफ याद करके रख लेना, और फादर मदर का भी फोटो ले लेना। हर जगह नहीं लगेगा, कहीं अब जैसे जैसे वाले मांगते हैं, कुछ कॉलेज मांगते हैं, कुछ कॉलेज नहीं भी मांगते हैं। और एग्जाम का एडमिट कार्ड और रैंक स्कोर ले लेना, एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं भी हुआ तो भी चल जाएगा, लेकिन स्कोर कार्ड ले लेना, और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ले लेना, क्योंकि बहुत जगह एंटी रैगिंग मांगा जाता है, और कुछ कुछ में नहीं भी मांगा गया है, जैसे JSS की वेबसाइट पे नहीं मांगा है, ABS की वेबसाइट पे नहीं मांगा है। अगर तुम काइट पे जाओ, काइट वालों पे जाओ, काइट वालों पे, तो काइट वालों ने एंटी रैगिंग मांगा है, इन्होंने तो कोविड के वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी मांगा है, लेकिन इसका मतलब ये ना, लेकिन मतलब ये ऐसा है कि अगर नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, ऐसा चाहिए मत समझ लेना कि अगर है तो हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ना क्या करना है कि मतलब अगर होगा तो उसे डाउनलोड कर ही लेना, ठीक है। अब एंटी रैगिंग बनाने के लिए हमको इस वेबसाइट पे जाना पड़ता है, अभी ये वेबसाइट चल नहीं रही है, रिसोर्स लिमिट इज रीच्ड, तो तुम इस वेबसाइट से भी जाके बना सकते हो, या जैसे ही वो वेबसाइट चलेगी मैं बता दूंगा तुम्हें। देखो, ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट जो है, एक ये वेबसाइट, ये भी अंडरटेकिंग मतलब एंटी रैगिंग का ही है। तुम एंटी रैगिंग का खोलो, फटाक से एंटी रैगिंग का खोलो एफिडेविट, ठीक है। इसको खोलने के बाद से सिंपल, अगर तुम्हें एफिडेविट चाहिए, एंटी रैगिंग बनवाना है ऑनलाइन, तो तुमको क्या करना है, अपना नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, सिटी, सब कुछ भर दो। भरने के बाद से पेरेंट नेम, उनका सब कुछ डेटा भर दो, और उसके बाद फिर कॉलेज का डेटा भर दो। अब कॉलेज में तुम अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना, जैसे हो सकता है तुम्हारा उत्तर प्रदेश हो, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश के बाद तुम अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो। तो मान लो कोई बाबू बनारसी दास में एडमिशन लेने वाला है लखनऊ में, तो ये बाबू बनारसी दास में वो कर लिया। अब बाबू बनारसी का सारा डिटेल आ गया कि APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यहाँ का डायरेक्टर नेम, इनकी वेबसाइट पे जाओ, डायरेक्टर का नाम ले लो, फोन नंबर, कॉलेज का लैंडलाइन नंबर, ठीक है। कौन से कोर्स में जा रहे हो, तो मैं अंडर, तुम बीटेक में जा रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री, और कोर्स का नेम क्या है तो डाल देना बीटेक। उसके बाद कौन से ईयर में कितने नंबर हैं, तो तुम्हारे कितने नंबर है, तो वो तो तुम्हारी सीट जो मिली है ना, देख लेना कि उस जैसे मान लो मुझे मिल रही है IIT लखनऊ की CSE, तो मुझे पता है वहाँ 180 बच्चे होते हैं वहाँ के CSE में, तो मैं डाल दूंगा 180, ठीक है। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है वो तो तुम नेट से सर्च कर लेना, और तुम कौन से ईयर में जा रहे हो फटाक से इसको भर दो, और भरने के बाद से हिसाब टिक टिक फटाफट। क्या हो गया, ये क्या चला गया, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर खुल गया, कहाँ से खुल गया, अच्छा यहाँ से, कौन सी वेबसाइट थी,
ओके, ये वाली वेबसाइट है। सब पे फटाफट 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 क्लिक 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 मारते जाओ, और क्लिक मारने के बाद से ये सब में ऑलरेडी नो है, रहने दो। आई हैव रीचेक्ड और फॉर्म सबमिट कर देना। अभी मैंने भरा नहीं हूँ इसलिए सबमिट नहीं हो रहा है। जब ये सबमिट हो जाएगा ना तो तुम्हें एक नंबर मिलेगा, ठीक है, तुम्हें एक नंबर मिलेगा और वो नंबर तुम यहाँ भर देना। जैसे अभी मैं अभी इसका इससे पहले मैं बना ही रहा था, देखो यहाँ देखो एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और तुम जो ईमेल आईडी डालोगे और जो मोबाइल नंबर डालोगे, फाइनली वो डाल के जब तुम यहाँ पे अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट्स में जाके जैसे ही सबमिट करोगे ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो एक वो खुल के आ जाएगा कि क्या मिला। जैसे अगर मैं सबमिट करूँ ना तो यहाँ पे मेरा आ गया होगा, यहाँ पे डाउनलोड में आ गया, मेरा डाउनलोड हो गया, एंटी रैगिंग फॉर्म मेरा डाउनलोड हो गया। जैसे मैंने है कि संदीप विश्वकर्मा मिस्टर मतलब सन ऑफ फलान जो भी है, एडमिटेड इन आईआईटी लखनऊ, रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ यूजीसी रिकॉग्नाइजेशन, और मतलब पूरा एंटी रैगिंग एफिडेविट आ गया, यही प्रिंट आउट मार दो खटाखट। और उसके बाद से सिग्नेचर ऑफ डेपोटेंट फैकल्टी फलाना ढमकाना, ये सारा वेरिफिकेशन करके तुम इस पे साइन करवा लो, हो गया खत्म। तो बन गया, 2 मिनट में बन गया एंटी रैगिंग, है ना। रेफरेंस नंबर याद रखना क्योंकि इसको तुम जब चाहोगे फिर डाउनलोड कर सकते हो, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग और नॉट? किसको किसको समझ में आ रहा है? तो आई थिंक तुम में से मोस्टली लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप अभी तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो परेशान नहीं होना है। 1999 का कोर्स मात्र हम आपको अभी भी 500 रुपए के ऑफर में दे रहे हैं, जिसमें आपका गारंटी के साथ एडमिशन हो जाएगा। और हमारे ऑलमोस्ट बच्चों का अब तक एडमिशन हो चुका है। अब तो हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पे काम कर रहे हैं कि उनका कैसे ना कैसे करके एक बेटर ब्रांच किया जाए, क्योंकि एक बेटर ब्रांच मतलब अब अगर अभी जो मिला है उससे हम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एडमिशन तो हमारे 90% बच्चों का हो चुका है। सबसे बढ़िया सबसे सही हमारा क्या रहता है, रिस्पॉन्स है पूरे काउंसलिंग में। मैंने आपको कोर्स भी यहाँ पे पिन कर दिया है, ठीक है। ओके गाइस, आई हैव पिन माय कोर्स फॉर यू। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं लेटरल एंट्री वालों के लिए। तो लेटरल एंट्री के लिए सब कुछ सेम है, बस उनके 12th के जगह पे डिप्लोमा और बीएससी का सर्टिफिकेट लगा देंगे। लेटरल एंट्री वालों को भी अभी से तैयारी करके रखना है, क्योंकि इनको 30 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। और इनको क्या करना है, इनको 12th के जगह डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे देना है, दैट्स इट, सिंपल। उसके अलावा कोई मतलब ऐसा बड़ा चीज नहीं है, जो था वही है। एंटी रैगिंग वैसे ही बनवाना है और गैप सर्टिफिकेट वैसे ही बनवाना है। अब तुम्हारे मन में क्या डाउट है ये बताओ, अब अगर कुछ छूटा हो तो बताओ। हाँ, डीडी बनवाना जरूरी है कि नहीं? अब बात आता है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सर कॉलेज मुझे मिल गया, कॉलेज अलॉट हो गया, मैंने 20,000 दे दिया, 20K दे दिया, ठीक है, बाकी पेमेंट का मेथड क्या होगा? और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब कॉलेज भी मिल गया, अब तो मैं पेमेंट भी देने जा रहा हूं, स्कॉलरशिप कब तक आएगा? स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है? कितने लोगों का ये सेम सवाल है? कितने लोगों का ये सेम सवाल है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का चलेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आरईसी बस्ती की फीस उतनी है जो नॉर्मल आरईसी की है। आरईसी प्रतापगढ़ वाले जो हैं, हो सकता है कि इनकी क्लासेस जो है केएनआईटी सुल्तानपुर में चलें, क्योंकि आरईसी प्रतापगढ़ अभी बना नहीं है। मैंने इसका फोटो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, वहां बच्चे गए थे अपने और उन्होंने बताया कि हाँ भैया ऐसा चल रहा है। गाइस, कितने लोगों को ये डाउट है? कितने लोगों को सेम डाउट है? अच्छा, पहले सारे लोग सोच लो, अगर सेम डाउट हो तो फिर इस डाउट को भी क्लियर किया जाए। अच्छा, एक बात और, ये डेटा अगर हम देखें, ये डेटा हम देखें तो अभी 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 जब मैं मीटिंग में आ रहा था तो उससे पहले मेरी टीम ने भेजी थी ये डेटा। ये इस अभी अभी के बच्चे हैं भाई, ये अभी अभी के बच्चे हैं, ये अभी मिला है इनको, अभी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले।
देखो ये इस बच्चे को भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मिला था, इसको भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी मिला था पहले राउंड में। अब दूसरे राउंड में इसको सीएससी मिल गया, इसको आईएमएस मिला था, अब इसने डीडीयू में ले लिया। ठीक है, इस बच्चे की रैंक जो थी, इसको एबीएस में सीएससी मिला था 4,64,000 रैंक पर, और अब इसको काइट में सीएससी विथ एआईएमएल मिल गया। तुम देख रहे हो फ्लोट करने का फायदा, फ्लोट करने का फायदा देख रहे हो, एबीएस के सीएससी से काइट के उसमें आ गया। अब ए निखिल को जो पहले मिला था 1,76,000 रैंक था, ठीक है, 1,76,000 रैंक था, और इसको अभी क्या मिला है कि सेम राउंड 1 में सेम क्वेश्चन मिला है। ठीक है, अब इसका सवाल ये है कि नो अपग्रेडेशन, इसने सवाल ये पूछा है कि नो अपग्रेडेशन इन राउंड 2 व्हाट इज द रीजन। तो तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दे देता हूं दोस्त कि अपग्रेडेशन होने के पीछे का जो रीजन है और ना होने के पीछे का ये रीजन ये है कि अभी आपको एबीएस सीएससी एआईएमएल ही मिल रहा था, इसके ऊपर के ब्रांचेज आपके रैंक पे नहीं मिल रहे थे। आपने जो भी अपनी चॉइस फिलिंग जिस हिसाब से करी थी उसमें आपको एबीएस के ऊपर वाली जितनी ब्रांचेस थे उनमें से कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं हो रही थी, उसका एकमात्र यही रीजन है। आई थिंक आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इन बच्चे को काइट में सीएससी एआई मिला था, अर्चिता नाम की बच्ची थी, और उसके बाद से 1,49,000 रैंक पे अब इसको जेएसएस में आईटी मिल गया। देखो काइट से सीधे जेएसएस, काइट से सीधे जेएसएस, तो देख रहे हो फ्लोट करने का फायदा। पहले भी साहिल को 1,10,000 पे इसको क्या मिला था, आरईसी बांदा में आईटी मिला था, अभी भी वही है, कोई अपग्रेड नहीं हुआ। आर्यन कुमार को कुछ नहीं मिला था पहले राउंड में, दूसरे राउंड में एकेजी में आईटी मिल गई है, 2 लाख रैंक होम स्टेट कोटा। तो तुम्हें बात समझ में आ रहा होगा। इस बच्चे को पहले यूनाइटेड मिला था, अब इसने आरईसी मिर्जापुर में ले लिया है, और इसका कहना है कि नंबर 1 काउंसलिंग चैनल है हमारा। ठीक है, इस बच्चे को पहले कुछ नहीं मिला था, इसकी रैंक 5,71,000 थी, अब इसको बुंदेलखंड में ईसी मिला। ये सब अपने प्लान के ही बच्चे हैं। इस बच्चे को पहले राउंड में काइट में, शिवांग को पहले राउंड में को काइट में ईसी मिला था, अब इसको काइट में सीएससी मिल गई। अगर मैं आरईसी कन्नौज की बात करूं तो एक बच्चे को पहले आरईसी कन्नौज में सीएससी मिला था, अब जैसे ही इसने फ्लोट किया तो इस राउंड में 2 लाख समथिंग इसकी रैंक थी, अब इसको क्या मिल गया है, आरईसी बांदा मिल गया है, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स थी। तो इस प्राची का तो बढ़िया रहा यार, इसने बहुत बढ़िया यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, एक नजर आज की स्टैटिक्स पे भी डालते हैं, उससे अंदाजा लग जाएगा। इस बच्चे को एआईटीएच में सीएससी मिला था, अब इसको एआईटीएच में सीएससी मिल गया ओपन कैटेगरी से। अब ये ओपन कैटेगरी से क्यों मिला, इसके पीछे का सवाल क्या है, इसके पीछे का यही सवाल है कि एआईटीएच के ऊपर इसने आईटी के नाइटी बीआईटी की सीएसआईडी डाली होगी, अब वो मिल नहीं रही थी। अब बीसी कैटेगरी से पहले राउंड में इसको मिल रहा था, ओपन से नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने बीसी कैटेगरी से दे दिया। लेकिन इस बार ओपन से भी मिल रहा था, तो ये लोग बीसी कैटेगरी की सीट खाली करवा दिए और ओपन से वही सीट दे दिए, ताकि किसी एक बीसी वाले बंदे का भला हो सके। अब इस बच्चे को एनआईटी में सीएससी एफडब्ल्यू मिला था, अब इसको उसी बच्चे को एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटी में एफडब्ल्यू मिल गया। तो भाई कमाल हो गया यार, एनआईटी से उठ के सीधे आईटी। और ऐसा नहीं है कि एनआईटी, अब देखो ये सीएस और आईटी में ज्यादा फर्क नहीं है, सीएससी होता तो बात अलग होती, लेकिन अगर सीएससी भी होता ना तो भी मैं एबीएस की आईटी सजेस्ट करता। इसका अपग्रेड नहीं हुआ, श्रेया दीदी का कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ। ठीक है, ओके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में इनको सीएससी पहले मिला था, अब बुंदेलखंड में ईसी मिल गया, तो चलेगा। ठीक है भाई, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके ओके। सिमरन को अभी तक कुछ अलॉट नहीं हुआ है, इनकी 6,46,000 रैंक है, अब इनका देखना पड़ेगा, इनको तो हॉटस्पॉट में लेना चाहिए, अब तक इनको अलॉट हो जाना चाहिए। अब इनका देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ है। आर्यन पांडे का बढ़िया रहा प्रोग्रेस, इनको पहले गलगोटिया में ईसी मिली थी, अब काइट में ईसी मिल गया। ठीक है, 2,93,000 रैंक थी और ये ईसी वाले ही बंदे थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके आगे तो इनको भाई एनआईटी में सीएस में हिंदी मिला था, और अब इनको एबीएस में सीएससी में डाटा साइंस मिल गया। भाई गजब का अपग्रेडेशन हुआ। तुम बताओ, पहले हिंदी वाले ब्रांच से पढ़ रहे थे, वो भी एनआईटी जैसे कॉलेज में, अब एबीएस में आ गए, तो भाई फायदा है कि नहीं फायदा है? क्या बोला था, फ्लोट करो फायदा होगा, और मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूं, अभी भी फ्लोट करो। जनरल वाले बंदे को तो लास्ट तक फ्लोट करना चाहिए। देखो इन सब, ये सब तुम्हारे एग्जांपल्स ही तो हैं, तुम्हारे सामने ही एग्जांपल है जिनका वो हुआ है। ठीक है, इसको पहले जेएसएस में एआईएमएल मिला था, अब इसको एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में एफडब्ल्यू में एआईएमएल मिल गया, तो ठीक है यार, चल रहा है। ठीक है, इसका सवाल देखा जाए क्या कह रहा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम फॉर गेटिंग एनआईटी और ईआईटी? 81,000 रैंक है, देयर इज नो प्रॉब्लम ब्रो, यू कैन ट्राई।
अगर ईसी आपको चाहिए तो 100% गारंटी कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनको बस्ती एंड ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स था, अब इनको डॉक्टर शकुंतला मिल गया, ठीक है। पता नहीं है बस्ती से क्यों चले आए, डॉक्टर शकुंतला की फीस 1 लाख, एक लाख से ज्यादा है, बट हो सकता है लखनऊ वाला मामला है। खैर बस्ती भी अभी नया नया ही खुला है। अब बात करते हैं राहुल का। तो राहुल में को एबीएस में आईटी मिला था, अब इनको एकेजी मिल गया, एबीएस से एकेजी में मिल गया, समझ रहे हो, एबीएस से एकेजी मिल गया। तो मैं तो कहूंगा भाई साहब फ्लोट करिए। अच्छा, इनका कहना है आई रियली लाइक द एसटीबीजी, वेरी थैंकफुल टू ऑल टीचर, थैंक यू, थैंक्स विधि फॉर योर रिस्पांस। आपको अगर इनको सोनी गुप्ता को अगर आरकेजीआईटी में सीएस मिला है तो मैं आपसे यही रिस्पांस करूंगा कि भैया आप फ्लोट करिए, इसी में फायदा है, ठीक है। एबीएस में आईटी से अगर ये आप एकेजी के सीएससी आईटी तक जा रहे हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया आपके लिए, आपको बिल्कुल इसको क्या करना चाहिए, मतलब फ्लोट पे रखना चाहिए, क्योंकि आप एकेजी से अभी मतलब काइट में जाएंगे। एक चीज आपको थोड़ा स्पष्ट नजर आ रहा होगा, एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट नजर आ रहा होगा। अब वो क्या स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस बार कट ऑफ और गिरा है। मैं बोल रहा था ना कट ऑफ गिरेगा, और गिरा है। रात को मैं वीडियो इस पे डाल भी दिया था, और अभी देखो थर्ड राउंड का मजा देखो। अब खैर सब कैटेगरी जो लड़कियों वाली सीट है वो खाली करके अब उनको कैटेगरी में दे दी जाएगी, तो अगले राउंड में कैटेगरी वालों को फायदा होगा। और चौथे राउंड में सबसे ज्यादा फायदा जनरल वालों को होगा। क्यों? क्योंकि जो कैटेगरी वाले सीट लेके बैठे हैं उनकी सीटवा खाली करा के जनरल वालों में भेज दी जाएगी। तो बात समझ रहे हो, देख रहे हो फायदा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नहीं नहीं, अदर स्टेट वालों को डोमिसाइल देना ही नहीं है। डोमिसाइल सिर्फ किसको देना है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू भाई, मैंने डोमिसाइल बता तो दिया है। अच्छा यार, मुझे लग रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट मैं क्लियर थोड़ा कर दूं। थोड़ा शायद स्पष्ट रूप से विजिबल नहीं है तुम लोगों को। स्पष्ट रूप से विजिबल नहीं है क्या एक्सेल? अब ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है, ओके। पेमेंट का बता दूं? एक कह रहा है सर आईटी का बता दो। सर आईटी का भी बताता हूं। अच्छा एक चीज, जो लोग ये पेमेंट के लिए पूछ रहे हैं मैं बता देता हूं। देखो सुनो, पेमेंट का गवर्नमेंट में बहुत फ्रिक्वेंट जो मेथड है वो डीडी का है, और प्राइवेट में सब चल जाता है ज़्यादातर में। कुछ कुछ में डीडी चलता होगा, डीडी, पेटीएम या ऑनलाइन, ठीक है, या फिर कैश ऑनलाइन। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर जो भी कॉलेज मिल रहा है, तुम कॉलेज में जाओ, किस कॉलेज में जाना चाहते हो? चलो अपन लोग किसी कॉलेज में चलते हैं, अपन लोग काइट में ही चलते हैं। काइट ना, काइट में चले, चलो काइट में चलते हैं। ओके, फी स्ट्रक्चर पे क्लिक करो। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट ईयर या लेटरल एंट्री का जो फीस है 1,39,000 है, हॉस्टल फीस 1 लाख है, और एसी के लिए 26,000 एडिशनल देना पड़ेगा, ठीक है। और एकेटीयू के लिए 7800 अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। ए न्यू स्टूडेंट, पेमेंट का प्रोसीजर क्या होगा न्यू स्टूडेंट के लिए? तो न्यू स्टूडेंट के लिए क्या होगा, ये पे नाउ पे पेमेंट पे क्लिक करके कर सकते हैं। मतलब अगर तुम्हें कॉलेज मिल गया तो तुम यहाँ से सब कुछ भर के और यहाँ से पे कर दो, इनका कहना है। या फिर तुम चाहो तो पेटीएम कर सकते हो, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, तुम चाहो तो ऐसे पे कर दो, या तुम चाहो तो पेटीएम कर दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है, या क्यूआर से कर दो। कैंडिडेट अलॉटेड सीट थ्रू यूपी टेक काउंसलिंग आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फीस आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट सबमिटेड इन यूपी टेक 20,000। इसकी फीस 1 लाख कितनी थी? 1,40,000 थी। इसका फीस स्ट्रक्चर कितना था? न्यू स्टूडेंट के लिए इसकी फीस कितनी थी? 1,38,999। मान लेते हैं 1,39,000, 1,39,000। मैं न्यू स्टूडेंट पे जाता हूँ, 1,39,000 में से अपन लोग 20,000 घटा देते हैं, ठीक है। 1,39,000 में से 20,000 घटा दो, 1,19,000। तो तुम 1,19,000 यहाँ पे जाके पेमेंट कर दो, ऐसे कर दो, तुम ऐसे कर दो, नेट बैंकिंग से जैसे करना है वैसे कर दो। और जो लोग स्टूडेंट अलॉटेड सीट अंदर फी वेवियर हैज टू ब्रिंग डीडी ऑफ इतना इन द फेवर ऑफ। अब जिसको एफडब्ल्यू सीट मिला है उसको ऐसे नहीं करना है,
उसको इन्होंने बोला है कि आपको 17,000 का फी बिहेवियर का मतलब 17,000 का डीडी लेके जाना है, किसके फेवर में, काइट के फेवर में, खत्म। ए स्टूडेंट ऑप्टिंग द सबमिट फीस ऑनलाइन मोड आर एडवाइज टू सबमिट अ बिफोर, कहां से लगे, student opting the submit fee in online mode are advised to submit before visiting the submit it before visiting the college for physical reporting। ये कह रहे हैं कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप कॉलेज में आने से पहले ही आप पेमेंट कर दे ताकि वहां आके लफड़ा ना हो, वहां पे आके बस आप रिसिप्ट जमा कर दीजिएगा। लेकिन जो एफडब्ल्यू वाले हैं उनको क्या करना है, उनको डीडी ही लेके जाना है। तो हर कॉलेज का अपना मेथड होगा, जैसे आईआईटी केआईटी बीआईटी में जाओ तो उनके फेवर में आपको डीडी बनवा के देना पड़ेगा, बहुत सारे आरईसीज में है डीडी बनवा के देना पड़ेगा, बहुत सारे कॉलेज डायरेक्ट लेते हैं, जैसे काइट वाले नॉर्मल लोगों के लिए डायरेक्ट ले रहे हैं, तो तुम डायरेक्ट भी दे सकते हो पेटीएम से, नेट बैंकिंग से, जिससे देना हो दो। तुम जैसे आईआईटी लखनऊ का देखो, तुम्हें जो कॉलेज मिला है ना, तुम्हें मत पूछो पेमेंट का मेथड क्या है, यहाँ पे अलग अलग कॉलेज का अलग अलग पेमेंट मेथड होता है। वहीं एफडब्ल्यू वालों से इन लोगों ने डीडी लिया है, और बाकी लोगों से क्या लिया है, ऐसे लिया है। कुछ लोगों को लगता है कि एफडब्ल्यू में क्या सिर्फ 1 साल का फीस माफ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 4 साल का फीस माफ होता है। जैसे अगर तुम आईआईटी लखनऊ पे जाओ तो इन्होंने भी अपने उसमें दिया होगा, बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा। एक तो ढीली वेबसाइट चल रही है, पता नहीं क्या है। ठीक है, इन्होंने पता नहीं फर्स्ट ईयर वालों के लिए हाँ फीस स्ट्रक्चर देखो, बीटेक एडमिशन, ये तो बीटेक एडमिशन पे क्लिक करने के बाद यहीं आ जा रहा है, फीस स्ट्रक्चर पे जाके देख लो। ठीक है, इनका ये फीस स्ट्रक्चर का प्रोसेस है। अब इनमें क्या होता है ना, इनमें डीडी लेके जाना पड़ता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें डीडी लेके जाना पड़ता है, इसमें हो गया। और क्या कहते हैं, अपना केआईटी सुल्तानपुर हो गया, बीआईटी झांसी हो गया, तो इनको क्या करना होता है कि इनको डीडी लेके जाना पड़ता है। और भी कुछ आरईसीज है जहाँ पे डीडी लेके जाना पड़ता है, कुछ में डायरेक्ट कैश भी चल जाता है, और कुछ में ज़्यादातर ऑनलाइन नेट बैंकिंग पेटीएम, मतलब ये ऑनलाइन ले लेते हैं, तो तुमको परेशान नहीं होना है। जो भी तुम्हारा कॉलेज हो, सबसे पहले अगर तुम्हें पेमेंट का मेथड जानना है तो यू हैव टू जस्ट गो इन योर कॉलेज और पहले फीस देख लो। फीस में से तुम 20,000 घटा लेना, क्योंकि तुम 20,000 ऑलरेडी एकेटीयू को पे कर चुके हो, वो पैसा तुम्हें कोई 1 रुपया नहीं देना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद जो उनका प्रोसेस है उसको फॉलो करना है डीडी के लिए। लेकिन आप तैयार रहिएगा अगर आपको गवर्नमेंट मिल रहा है तो, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट में डीडी रहता है। दूसरा सवाल ये है स्कॉलरशिप के लिए, तो स्कॉलरशिप में अप्लाई होना शुरू हो गया, स्कॉलरशिप में अप्लाई होना शुरू हो गया है। जिस दिन आपको एडमिशन मिल जाए फाइनल, जिस दिन आपको एडमिशन मिल जाए उसी दिन आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। उसी दिन आपको क्या करना है, उसके उस दिन या अगले दिन जब भी चाहो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए 2.5 लाख से कम इनकम होना चाहिए। अगर आप एससी मतलब जनरल ओबीसी से हैं तो मतलब एससी कैटेगरी से हैं तो, और अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 2 लाख की इनकम होगी। ज़्यादातर एफडब्ल्यू सीट मतलब 2 लाख से कम का इनकम है तभी आप एफडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी स्कॉलरशिप जो आएगी 26 जनवरी के बाद से बटनी स्टार्ट हो जाएगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50 से 60,000 की स्कॉलरशिप, और एससी एसटी के लिए 1 लाख से लेके 1,10,000 तक की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। तो मतलब ऐसा है कि इनको अगर 55 मिल रही है तो उनको 1,10,000 मिलेगी, तो इसका बड़ा फायदा अपने को देखने को मिल जाता है। ठीक है, यही बात आप समझिएगा। ठीक है, तो आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको स्कॉलरशिप के लिए समझ में रखना है, याद रखना है। अब स्कॉलरशिप के लिए आपके पास आय जात निवास तीनों होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आपका स्कॉलरशिप नहीं भरा जा सकता है। ठीक है, और स्कॉलरशिप के साथ साथ आपका बैंक में खुद का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो स्कॉलरशिप नहीं भरा जा सकता है। आपके आपका आधार अगर आपके फ़ोन नंबर से लिंक नहीं है तो भी स्कॉलरशिप नहीं भर पाएंगे आप। तो ये सारी चीज़ें पहले से करके रखिए, ऐसा नहीं कि मतलब लास्ट डेट पे जाएंगे और आपका हो जाएगा। स्कॉलरशिप एक लंबा प्रोसेस होता है, पहले भरना पड़ता है, 3 दिन के बाद फाइनल प्रिंट आती है, कॉलेज में ले जाकर चेक कराना पड़ता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में होता है, एक एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। इट्स अ लेंदी प्रोसेस। तो डॉक्यूमेंट पहली साल लेंदी होता है, अगले साल से तो बस रेन्यूअल के लिए डालना पड़ता है। आउटसाइड वालों को कुछ नहीं करना है, आउटसाइड वालों को 10 12 टीसी सीसी और माइग्रेशन और साथ ही साथ में फीस ये लेके आना है। बाकी उनको ऐसा कोई वो नहीं होता है। आधार कार्ड और फोटो जरूर ले लीजिएगा। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट अदर स्टेट वालों के लिए है। अच्छा, अदर स्टेट वालों को भी स्कॉलरशिप मिलता है। अदर स्टेट वाले अपने यहाँ की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अगर भरते हैं तो चांस ये रहता है कि उनको मिले। इसके लिए उन्हें अपने गवर्नमेंट में पता करना पड़ेगा।
ओके गाइस, अब जैसे इस बच्चे को पहले आईआईटी लखनऊ में, वात्सा कार्तिकेय को पहले आईआईटी लखनऊ में ईसी मिला हुआ था, ठीक है, इसकी रैंक थी 51,227। अब इसको आईआईटी लखनऊ में सीएससी मिल गया, सेल्फ फाइनेंस। तो तुम सोच सकते हो कि कट ऑफ में कितना ज्यादा डिक्रीमेंट आया है। पहले 51,000 पे ईसी मिला था पहले राउंड में, और दूसरे में अपग्रेड होके सीएससी मिल गया। बात समझ रहे हो? इसको सीएससी में सीएससी इन डिजाइन गलगोटिया में मिला था, अब इसको अभी भी इसका वही है, सेम 2.3 लाख रैंक पर, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो नवनीत को एकेजी में सीएस एनआईटी मिली थी, अब अपग्रेड होके सीएस मिल गई, ठीक है। इसको इसको तो कॉलेज ही नहीं मिला अभी, अमन को। जिनको कॉलेज नहीं मिला उनका देखना पड़ेगा कि क्या नहीं मिला, पर बहुत गिने चुने लोग होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला होगा। अरे हजारों लोगों की अभी फाइल भर जाएगी। ये रिजल्ट आने के और मीटिंग स्टार्ट करने के पहले के लोगों का डेटा है, तो तुम्हें एक आइडिया मिल गया होगा कि कितने ज्यादा बच्चे, ये सारे पेड बच्चे हैं। आज मैंने इसकी लिंक यूट्यूब पे कहीं नहीं डाली है, ये सिर्फ और सिर्फ पेड बच्चे हैं। तो तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि कितने ज्यादा बच्चों की हम काउंसलिंग कर रहे हैं और कितना पॉजिटिव रिजल्ट और कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कितने लोगों को लग रहा है कि सर फ्लोट करने में फायदा हुआ? नहीं, फुल फीस पहले ही साल पेमेंट करना है। अच्छा, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, ये लोग सेमेस्टर वाइज लेते हैं, फुल नहीं लेते हैं। आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा है, ये सेमेस्टर वाइज लेती है, फुल नहीं लेती है। अच्छा, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी सेमेस्टर वाइज ले लेते हैं, जैसे एनआईटी वगैरह शायद, और मोस्टली प्राइवेट कॉलेज एक साथ ही फीस लेते हैं पूरा। अगर 1,80,000 फीस है तो 1,80,000, अगर 1.5 लाख फीस है तो 1.5 लाख। तो इस बात के लिए आप सावधान रहिएगा। बात समझे? तो ये कुल बातें थी।